फ्रेंड्स, हमारे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ डिमांड आई थी, पहले ही आई थी मगर मुझे टाइम नहीं मिला। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिलिमिनरीज हैं, मतलब जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज हैं सेक्शन 2 में, आप देखिए हर एक्ट के सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ये होता है कि उस एक्ट में आगे के जो सेक्शंस आए हैं, जो प्रोविजंस आए हैं, उनका मतलब क्या होगा, तो यही क्लियर कर दिया गया है। कुछ में जैसे इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में भी है, लेकिन क्योंकि इंडियन पिनल कोड में हर सेक्शन में एक्सप्लेनेशन अलग से दिया गया है, इसलिए अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज आप न भी पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मीनिंग है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग है आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके दिमाग में जब आगे एक सेक्शन आप पढ़ेंगे। तो आप देखिए, बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो आप जानते हैं इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इनैक्टमेंट्स आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जब गवर्नर जनरल का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब कॉलोनिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ आई थी, मतलब जब रानी का शासन हो गया था महारानी विक्टोरिया का, तो 1858 के बाद सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का कोई एक्ट या कोई रूल रेगुलेशन की कोई लीगल मीनिंग नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ए गवर्नमेंट, इट वाज मेरली बिजनेस कंपनी थी, और कंपनी को किसी कंट्री पर टेक्निकली लीगली रूल करने का राइट नहीं होता। और इसीलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई, 1600 में आई, तो देखिए उनको कोई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, वांडियावास की लड़ाई। क्यों लड़ी? ताकि सारे रूलर्स उनके अंडर में आ जाएं। लेकिन जो रूलर्स अंडर में आ भी गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन से ऊपर है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाइसेंस दिया गया था ट्रेड करने का, क्राउन ने दिया था। और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने को डिक्लेयर करते हैं कि रूलर, तो 2 मिनट में वहां का जो क्राउन था, वहां का जो पार्लियामेंट थी, इसको टेक ओवर कर लेती। इसीलिए बराबर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर नहीं रूल किया, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के नाम पर रूल किया। यहां मुगल जो एम्परर्स थे या नवाब थे, उनके नाम पर रूल किया, ताकि सॉवरेंटी ब्रिटिश क्राउन में न चली जाए, अदरवाइज ये इलीगल होता, क्योंकि ये भी ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश क्राउन के प्रजा ही थे, सब्जेक्ट भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए टेक्निकली 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नेंस इंडिया में तो रहा, लेकिन रूलर शाह आलम था, रूलर जो उसका सेक्शन नवाब था, उन्हीं के नाम पे रूल करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सप्लॉइट भी किया इसको। तो जब हम 1858 के दौर में इंटर करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर करती है, जाती है, खत्म हो जाती है, और उसका रिप्लेस करता है उसको 1858 का एक्ट, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो ब्रिटिश क्राउन के टाइम में इंडिया में लागू किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग पहला गवर्नर जनरल था, महारानी विक्टोरिया के टाइम में इलाहाबाद में ये डिक्लेरेशन किया था, इलाहाबाद के किले में। तो ये 1858 के बाद अब दौर शुरू हो रहा है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। अब ये क्योंकि जो एक्ट्स बन रहे हैं, यही आगे चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाएगा। 1935 पे एक्ट का लास्ट एक्ट था, इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे ग्रो किया। 1860 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1860 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन है, इसीलिए कहते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो होता है। लीगल इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे इनैक्टमेंट्स इस टाइम में जो किए गए 1858 के बाद, उनका लीगल इंपैक्ट इंडिया में पहली बार आया और उनकी इन्फोर्सिबिलिटी हुई थ्रू कोर्ट्स। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इन्फोर्स कैसे होगा? इन्फोर्सिबिलिटी
जब कोई एग्जीक्यूटिव होगी, कोई लॉ मेकिंग बॉडी होगी और कोई कोर्ट होगा। और पहला एक्ट आपने देखा कि 1860 का एक्ट आया था, आईपीसी बना था जिसमें, और 1872 में दो एक्ट आए थे, एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये दोनों ही एक्ट दे वर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ इंडिया। 5 मेंबर की एक गवर्निंग बॉडी होती थी जिसका चेयरमैन होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1858 के बाद से जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, अकेले गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं था, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में था। मतलब एक काउंसिल थी 5 मेंबर्स की जिसका चीफ था गवर्नर जनरल। अब कोई एक्ट तभी बनता था जब गवर्नर जनरल के साथ साथ 5 मेंबर्स उस पर एग्री करते थे, चाहे बिल लेकर के आए, चाहे ड्राफ्ट लेकर के आए। लेकिन ये 5 मेंबर के सिग्नेचर जब तक नहीं होते थे तब तक गवर्नर जनरल को भी उसको इंप्लीमेंट करने की पावर नहीं थी। इसलिए टेक्निकली हम कहते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन इंडिया 5 मेंबर्स की थी, जो बाद तक रूल करती रही, धीरे धीरे चेंज होती रही। वो लीगल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसे में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इट वाज फ्रेम्ड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो नहीं सकता था और गवर्नर जनरल काउंसिल को क्राउन की अथॉरिटी थी कि जो आप लॉ बनाए, डेलीगेटेड अथॉरिटी थी कि जो लॉ आप बनाएंगे उसे लॉ मेड बाय द क्राउन माना जाएगा, ताजे हिंद माना जाएगा, कि मतलब क्राउन ने उसे बनाया है और उसका पार्लियामेंट का अप्रूवल है। तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये चीज दिमाग में रखिएगा। जितने भी एक्ट बने थे, चाहे इंडियन पिनल कोड हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सबको इनेक्ट किया था, सबको फ्रेम किया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। लेकिन उसका इंपैक्ट वही है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि ये एक अथॉरिटी डेलीगेटेड थी फॉर दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये अब हम जब देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो आप जानते हैं 25 अप्रैल 1872 को ये इंप्लीमेंट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, और इसे लेकर कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शुरू में आप देखिए 5 अगस्त 1919 तक ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, मगर जम्मू कश्मीर को जब इंटीग्रेट किया गया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक एनी अदर एक्ट इज नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया। तो अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब किसी एक्ट को हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू सेक्शन एक्ट बना, उसमें कस्टम्स को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इस एक्ट में भी यही बात थी कि जब तक एक्ट स्पेसिफिकली 1872 के पहले कोई कस्टम रहा हो, कोई ट्रेडिशन रहा हो, ट्रेड करने का कोई अलग तरीका रहा हो, जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे रिपील नहीं करेगा, स्क्रैप नहीं करेगा, तब तक वो यूसेज कस्टम लागू होगा। देखिए व्यापार में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं जो जिनका लिखा पढ़ी भी नहीं होती, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहीं नहीं लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, इवन ओरल कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड। केवल 2 लोग होना चाहिए, एक चीज। दूसरी, 2 लोग होना चाहिए, 2 इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 फॉरेनर्स या एक इंडियन एक फॉरेनर ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, पर्सन वर्ड का मतलब होता है मेल एंड फीमेल दोनों ही। और अभी आप देखें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वही लोग कर सकते हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में होते हैं, जिन्हें लॉ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिकॉग्नाइज करता है। जब हम यहां आते हैं, आगे देखते हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमर्शियल लॉ का पहला एक्ट है इंडिया में। अब देखिए इंडिया में पहली बार कंपनीज एक्ट पहले भी थे ब्रिटिश टाइम में, 1956 में कंपनीज एक्ट आया। इसका डेरिवेशन कहां हुआ है? इसका डेरिवेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हुआ है। जब 2 लोग आपस में लेन देन करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन जब वही 2 लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल एंड परचेज करेंगे, आइदर 2 पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले भी ये 1930 तक ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पास पार्ट हुआ करते थे। अब आप देखेंगे
कि जब डैमेजेस पे आप जाएंगे सेक्शन 74 में, तो सेक्शन 74 के बाद सीधे सीधे सेक्शन आ गया है सेक्शन 124, बेलमेंट आ गया है। तो बाकी सेक्शन कहां चले गए? बाकी सेक्शन को निकाल दिया गया, निकाल करके एक अलग एक्ट बनाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि तब तक सेल नेशनल हो चुकी थी, इंटरनेशनल हो चुकी थी, बाहर भी लोग ट्रेड करते थे, अपनी कंट्री में भी करते थे, दुकान पे भी करते थे। तो ये जैसे जैसे सोसाइटी बनती चली गई, टेक्नोलॉजी एंड लॉ डेवलप होता चला गया, उसी तरीके से कॉमर्शियल लॉ भी डेवलप कर गया। इसके बाद देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पहले आ गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया और 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक आदमी पूंजी लगा करके बिजनेस नहीं कर सकता था। तो ये हुआ ग्रुप ऑफ पर्संस, 16 लोग की लिमिट थी। जो लोग पार्टनरशिप अगर 16 लोग ज्यादा करेंगे तो कंपनी बनानी पड़ेगी, वो एक अलग प्रोविजन है। तो अब आज पार्टनरशिप में जब आ गए तो एक आदमी जैसे ट्रेड करेगा वैसे 10 आदमी करेंगे, तो जो 10 आदमी की लायबिलिटी होगी एक आदमी की लायबिलिटी होगी। इसलिए पार्टनरशिप के सेक्शन 4 में लिखा गया है 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशन है एक वही है, और या जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल एंड परचेज करते हैं पार्टनर मिलकर करते हैं। पार्टनर क्योंकि ट्रेडिंग वेंचर होता है, इसलिए ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन इस पर अप्लाई करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप वही लोग कर सकते हैं, सेल एंड परचेज वही लोग कर सकते हैं जो उन क्वालिफिकेशंस को फॉलो करें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं। मतलब मेजर होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ट्रेड अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन प्रॉपर फेयर होना चाहिए, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, जिसकी वैल्यू पैसे की हो ना हो। आले पता लगा पुराने जमाने का सिक्का दे दिया 1000 रुपए का विक्टोरिया, तो कोई कंसिडरेशन हुआ? तो ये सब अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम इंटरप्रिटेशन क्लास शुरू करते हैं सेक्शन 2 में, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मीनिंग बताई गई है। तो पहले हम बताते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट बल्कि इसको अच्छे समझ लीजिए, हाँ ठीक है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2H में। इसी को उलट दीजिए, एक प्रोविजन एक क्लास पहले चले जाइए, सेक्शन 2 क्लास G में ये डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब आप सेक्शन 2G में चले जाएंगे, मतलब एक क्लास के पहले चले जाएंगे, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वायड। अगर इनफोर्सिबल लॉ नहीं करेगा, उसको लॉ इनफोर्स नहीं करेगा एग्रीमेंट को, वही एग्रीमेंट वायड हो जाएगा। ये एग्रीमेंट वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हमने ये देखा, एग्रीमेंट आया, एग्रीमेंट वायड भी हो सकता है, एग्रीमेंट में ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बीच की स्थिति होती है जो ना वायड होता है ना लीगल होता है। तो वो जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट में मान लीजिए माइनर की मैरिज हो जाती है, मैरिज इलीगल है, वायड है, क्योंकि कोई 18 साल या 20 साल से कम एज में कोई मेल फीमेल मैरिज कर नहीं सकते। मान कर ही लिया तो क्या होगा? कर लिया तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि जब वो मेजर होगा, लड़की के लिए खास तौर से मेजर होगी, तो डिसाइड करेगी कि हम इसको रिटेन करें या ना करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जो एज प्रेस्क्राइब्ड है उसके कम एज में पार्टीज मैरिज करती हैं, तो मेजर होने के बाद उनको ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो वैलिड रखें, चाहे उसे कह देंगे कुछ न करें तो लीगल हो गया। अगर कहेंगे नहीं हम नहीं रहेंगे साथ में, ये मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 में भी प्रोविजन दिया गया है, तो ऐसे में वो मैरिज वायड हो गई। तो अब जो कंडीशन तीसरी होती, पहला क्या हुआ, सेक्शन 2G में कोई एग्रीमेंट वायड हो गया। वायड कब होगा? जब लॉ उसे एनफोर्स नहीं करेगी। अभी हम आगे आएंगे लॉ एनफोर्स कब करेगी। और दूसरा है
वही एग्रीमेंट जब लॉ से इन्फोर्स करेगी तो वैलिड हो गया, लीगल हो गया। लेकिन जो तीसरी कंडीशन बीच की होती है, जो चौराहे की स्थिति होती है, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे या वहीं रुकेंगे, तो ऐसी होती है जो अगर कोई एग्रीमेंट हो गया है, अगर एक पार्टी, दोनों में से कोई पार्टी के पास ऑप्शन होता है, उसे चाहे तो रिटेन करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। अगर रिजेक्ट कर देगा तो वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, अगर रिजेक्ट नहीं करेगा वो वाइडेबल रहेगा। और अल्टीमेटली वाइडेबल का मतलब होता है, जब हम कहते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट का मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट। जब तक किसी वाइडेबल एग्रीमेंट को वाइड डिक्लेयर न किया जाए तब तक इट सर्व एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट। आप 50 साल तक कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रखें, जब तक उसे डिक्लेयर नहीं करें कोर्ट के सामने ले जाकर के आप इसको वाइड डिक्लेयर करिए, तब तक वो वाइडेबल रहेगा। और इसीलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वाइडेबल है, जो एग्रीमेंट वाइडेबल है, वो एग्रीमेंट नहीं कहलाता, वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वाइड एग्रीमेंट होता है क्योंकि वो वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, वैलिड होता है क्योंकि वो वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल लॉ होता है। लेकिन जो सेक्शन 2I में लिखा गया है, तो 2DHI तीनों साथ दिए गए हैं, 2H और G मैंने बता दिया आपको। 2I में जो बता दे रहा हूं कि जो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर हो, किसी एक पार्टी की मर्जी से जिसे वाइड डिक्लेयर किया जाए, उसे वाइड एग्रीमेंट हम नहीं मान सकते। इसीलिए नाम दिया गया है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा, जब वाइडेबल वर्ड आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट मींस इट शैल बी डीम्ड टू बी enforceable by law unless it is declared to be void by either of the two parties। ये ध्यान रखना आपको लेकर के। तो सेक्शन 2 हो गया, G हो गया, 2G हो गया, H हो गया और I हो गया। इसके बाद इसी में I के बाद देखेंगे J वर्ड आया है, जिसमें एक अजीब स्थिति बनाई गई है। इसमें लिखा गया है ए कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। इसका अर्थ जो हुआ, कोई संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट है, वाइडेबल भी नहीं है, वाइड भी नहीं है, बल्कि सेक्शन 2H में इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो सेक्शन 2J में जो कह रहा है, ये कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में इन्फोर्सेबल ऑलरेडी है, अदरवाइज एग्रीमेंट यूज करता। अब लिखा विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट तो है, जो उसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी तो है उस एग्रीमेंट की, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है वो, लेकिन बाद में वो उनसे इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती बाय लॉ, क्योंकि बाय लॉ ही इन्फोर्सेबल होगा, बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इट बिकम्स वायड when it ceases to be enforceable, जब ये इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती तो एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, फ्री कंसेंट्स है, मेजॉरिटी है, और इसके अलावा आप देखेंगे कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। किसी एग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो भी कंडीशंस होनी चाहिए वो सब कुछ है। इसका अर्थ यह हुआ कि सेक्शन 2I में कोई एग्रीमेंट इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से शुरू ही हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं सेक्शन 2H की, और सेक्शन 10 में भी अभी आएंगे आकर के। तो बाद में अगर वो किसी कारणों से वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रह जाती तो वो वाइड हो जाती है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी तो वैलिड है, लेकिन आगे चल के वाइड हो सकती है तब जब वो इन्फोर्सेबल नहीं रह जाती। इसका एक एग्जांपल है सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन, आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 में। तो 56 में कई तरह के फ्रस्ट्रेशंस हैं, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, इसके बाद प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। जब परफॉर्मेंस पॉसिबल उसका नहीं रह जाता या उसकी लीगलिटी नहीं रह जाती तो वही कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में था वैलिड वो इनवैलिड हो गया। मान लीजिए एक जमीन आपकी है, 200 स्क्वायर फीट की जमीन आपने लिया है, सरकार एक पुल बना रही है, पुल बना करके आपकी जमीन एक्वायर कर लेती है,
तो जब एक्वायर कर लेती है तो उसके रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, उस पर आपकी दुकान है, मकान है, शराब का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, शराब नॉट नेसेसरली, तो ऐसे में जब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया, इट बिकम लीगल इम्पॉसिबिलिटी। गवर्नमेंट चाहे टेम्पररी कर लिया तो टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए आप गाना गाना चाहते हैं, एक हाल किराए पे लिया आपने, हाल में बाढ़ आई, पानी भर गया, पूरे एरिया में पानी भर गया, आप गाना कहां गाएंगे, आप परफॉर्म कहां करेंगे, या मीटिंग कहां करेंगे? तो ऐसे केसेस में जब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के समय नहीं होती और उनकी कोई कंटेम्पलेशन भी ना हो, पार्टी के दिमाग में हो भी ना, पता नहीं क्या हो जाए, ऐसे केसेस में जब वो डेवलप हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड है, जो बाद में वाइड हो जाता है, या तो गवर्नमेंट के एक्ट से वाइड हो जाए, कोर्ट के एक्ट से वाइड हो जाए, या कोई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो। जैसे मान लीजिए कि जमीन पहले दशहरे के मेले लगते थे, अब तो नहीं लोग उतनी भीड़ होती, तो क्या करते थे कि लोगों अपने घरों में, जो जैसे कटरा है या चौक है, उसके आसपास जो मकान होते थे लोग बुक करा लेते थे, छत 10 रुपया दे करके, 20 रुपया देकर घंटे यहीं बैठ करके हम रामदल देखेंगे। मान लीजिए बुक करा लिया, पता लगा कि रामदल किसी वजह से नहीं निकला, या एक चौकी जानी थी, वहां के जो राजा बनना था मर गया, तब क्या करेंगे आप? तो ऐसे केसेस में वो फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो ऑटोमेटिकली इट हैज डीम्ड टू हैव सीज्ड। तो ऐसे केसेस में भूल चूक लेनी होती है, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल नहीं पैदा होता, किसी पार्टी की गलती से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वायड नहीं हुआ है। अभी हमने आपको 3 टर्म बताया, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, और एक कॉन्ट्रैक्ट which has ceased to be valid। ये जो वर्ड हमने बताया आपको, ये 4-5 वर्ड जो बताया 5 क्लासेस में, GH और IJ में, ये 4 क्लासेस में, ये इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते शुरुआती दौर, इसलिए मैंने पहले इसको बता दिया कि कम से कम कुछ चीज आपके दिमाग में क्लियर रहे। फिर अब आते हैं कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की लीगलिटी कैसे डिसाइड होती है। तो इसके लिए हम पहले आते हैं शुरू के क्लासेस में, क्लास नंबर F तक। ये थोड़ा टिपिकल है, समझने की कोशिश करिएगा। जब हम किसी जैसे शादी करते हैं तो प्रपोजल लेके जाते हैं आप, या कोई अगर आप कोई बेचना है, गाड़ी बेचनी है तो पेपर में आप विज्ञापन देते हैं। अब तो तमाम वेबसाइट बन चुके हैं। ऐसे में एक पार्टी प्रपोज करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो प्रपोजल खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया। इंडिया में ऑफर कहा जाता है, इंग्लैंड में प्रपोजल कहा जाता है। तो जो लिखा गया है सेक्शन 2 एक टेक्निकल वर्ड में, when one person signifies to another, the word is person। person means male, female, Indian, foreigner, लूला, लंगड़ा। ध्यान रखिएगा, केवल जो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, माइनॉरिटी की है और मेंटल की है, पागल ना हो। सेक्शन 10 में अभी आपको दिखाई पड़ेगा, सेक्शन 11-12 में भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ हम समझा दें आपको, पर्सन का मतलब 2 तरह के लोग नहीं माने जाते पर्सन। एक तो जो माइनर हो, जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, दूसरा जो अनसाउंड माइंड के हो, और या जिनको लॉ अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर देती हो। When one person signifies to another, signifies का क्या मतलब हुआ? signifies मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम्युनिकेट करे। बिना कम्युनिकेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करता है, ध्यान रखिए, सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेशन, इंटेंशन का मतलब होता है, क्या करता है, अपनी इच्छा क्या होती है उसकी, कि मैं तुम्हें कम्युनिकेट कर रहा हूं किसी पार्टिकुलर सेल के लिए, पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, पार्टिकुलर ऑफर में तुमको दे रहा हूं, और हमारी इच्छा है कि तुम उस पर एग्री करो या ना करो। देखिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं,
when one person signifies to another his willingness to do or to abstain, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि सब जगह आएगा, ये कंसिडरेशन में सेक्शन 2D में भी आएगा, इसलिए जरूरी है। तो जैसे आईपीसी में होता है एक्ट और ओमिशन, जो आप दोनों ऑफेंस होता है, किसी को आप गोली मार दें तो भी ऑफेंस हुआ, या आप किसी को, आपकी ड्यूटी है कि उसको खाना दें, 20 दिन तक जहर दे दिया, खाना नहीं दिया, तो ये आपका ओमिशन हुआ। आपको ओमिट ना करना आपकी लीगल ड्यूटी थी, तो ये भी ऑफेंस हुआ। सेक्शन 34 आईपीसी में आप पढ़ेंगे 34, 35 से लेकर के 38 तक उसमें दिया गया है। तो एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रैक्ट में भी है और एक्ट और ओमिशन इंडियन पिनल कोड में भी है, ऑफेंस में भी है। तो ये जब हम अपनी इच्छा किसी को बताते हैं मतलब कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि तुम इस पर कंसेंट दे। कंसेंट किस पर दो? कि ये काम मैं करना चाहता हूं, ये काम मैं नहीं करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए वो टू डू क्या मतलब हुआ, आई वांट टू सेल माई पेन टू यू। जब अपनी कलम में आगे बेचना चाहता हूं तो आप आगे करेंगे, पैसा रुपया की बात डालें, पहले तो अपनी विलिंगनेस आप शो करेंगे। अब निगेटिव कैसे अब्सटेन कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि मैं चाहता तुम अपना ये जमीन यहां से हटा कर, दुकान जो तुम्हारी दुकान है हटा करके 10 गज दूर कर लो, मतलब, या तुम अपनी दुकान यहां न लगाओ, ये अब्सटेन हुआ, नहीं करना हुआ। बिजनेस ये मत करो, उसके बदले में कंसिडरेशन देते हैं, इतना पैसा हम देंगे, कहते हैं ना इतना पैसा दे दो मकान खाली कर दो, ये अब्सटेंशन हुआ। करो या न करो, दोनों चीजें होती, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब ये विलिंगनेस शो करता है, कम्युनिकेट करता है दूसरे को, इसलिए करता है ताकि उसका असेंट मिल जाए। 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। वन इज पर्सन, पर्सन मतलब होता है, बताया मैंने आपको। सिग्निफाइज मीन्स इंटेंशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद इंटेंशन, दूसरे को अपनी विलिंगनेस शो करता है। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, सच पर्सन। तो जिसको वो सिग्निफाई करता है, जिसको वो कम्युनिकेट करता है कि मेरी इच्छा है कि तुम ये काम करो या न करो, और अगर वो आदमी, दूसरा पर्सन उसकी बात को मान लेता है, समझिए उसने एक्सेप्टेंस दे दिया प्रपोजल का। और लेकिन अभी यहां नहीं यार, अभी केवल इतनी बात कर रहा है कि प्रपोजल क्या है। प्रपोजल वो है जो नंबर 1 एक पार्टी बी को कम्युनिकेट करती है, क्या करती है? अपना विलिंगनेस, अपनी इच्छा। कौन सी इच्छा? कि आई वांट टू डू दिस वर्क एंड नॉट टू डू दिस वर्क एंड आई वांट योर कंसेंट, मैं चाहता हूं अपनी सहमति आप दें, तब कहते हैं उसने प्रपोजल दिया। तो ये पहले मीनिंग प्रपोजल का। तो प्रपोजल जो वर्ड आया है, आप देखिए इसका है ऑफर, इस टेक्निकली हम इसको यूज करेंगे ऑफर या प्रपोजल लेकर के। जब प्रपोजल आएगा दूसरा आदमी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस से ही एग्रीमेंट बना। तो एग्रीमेंट के बीच में स्टेज आती है, सीधे एग्रीमेंट नहीं माना जाता। जब कोई आदमी ऐसा प्रपोजल सिग्निफाई कर दिया, दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया, क्यों कर दिया? ताकि दूसरा अपने एसेंट दे दे। देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जब कोई आदमी, क्लास ए में क्या है, कोई प्रपोजल देता है, क्लास बी में क्या है, जब दूसरी पार्टी जिसको प्रपोजल दिया जाता है जब अपनी कंसेंट दे दे, जब तो कहा जाता है ही हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। अब ये देखिए 2 चीज आ गई। उस प्रपोजल को अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो एक टेक्निकल वर्ड कहा जाता है प्रॉमिस, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में फिल्में आती थी, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब एक ही रहे, या मैंने देखा तुमने देखा, प्यार हो गया, आंखों आंखों में इशारा हो गया। तो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मतलब यह है कि जो तुमने कहा मैंने सुना और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, अब ये प्रॉमिस हो गया। तो प्रॉमिस एक न्यूट्रल वर्ड है, आगे इससे कुछ नहीं होता। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यही प्रॉमिस मिल करके जो आएगा, जब तक दोनों साइड से कंफर्म नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब एग्रीमेंट खाली एक्सेप्ट करने से भी नहीं होगा, होगा लेकिन प्रॉमिस होगा। प्रॉमिस कब होगा?
जब प्रॉमिस वर्ड एक चौराहा है, जहां से हम दाहिने मुड़ेंगे तो हमें एग्रीमेंट दिखाई पड़ेगा, बाएं मुड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, कहानी वही खत्म हो जाएगी। तो प्रपोजल इज ए न्यूट्रल वर्ड, जहां से टेक ऑफ होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का। अब इसे कहते हैं प्रॉमिसर। अब देखिए, दो लोग आए, एक प्रॉमिस जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं प्रॉमिसर, सॉरी, जो ऑफर करता है उसे कहते हैं प्रॉमिसर, जो प्रपोजल देता, ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं प्रॉमिसर, क्योंकि पहले शुरू से नहीं किया है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। देखिए, प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या मतलब हुआ, अभी क्लियर कर लीजिए इसी को लेकर के, क्योंकि कंसिडरेशन में आएगा। when a person at the desire of the promisee, मतलब ये प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं अपनी जमीन दे दूंगा, आपने एक्सेप्ट किया, मैं ले लूंगा, अब आप प्रॉमिसर हो गए। अब जो दूसरा आदमी है जो एक्सेप्टर हुआ, उसने कहा जमीन खरीदूंगा, और वो प्रॉमिसी क्यों हुआ, क्योंकि एक प्रॉमिस खुद भी करेगा। वो प्रॉमिसी क्यों किया, जब तक 1000, 2000, 10,000 जो प्रॉमिस में पैसा हमने मांगा है उस प्रॉमिस को आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट इज द प्रॉमिस फॉर द प्रॉमिस। ऑफर से एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस हुआ, तो प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस में कोई अंतर नहीं है, सिवाय प्रॉमिस का वर्ड यूज किया जाता है एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जब ये प्रॉमिस हो गया और जो प्रपोजल दिया जिसने, उसकी इच्छा को आगे बढ़ा दिया प्रॉमिसी ने, और उसके बदले में उसे कुछ दे दिया, क्योंकि लिखा गया है सेक्शन 2E में, ए प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब अगर कई प्रोमिसेस हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट हैं, कई ट्रांजेक्शंस हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट, तो प्रॉमिस कब पूरा होगा, जब दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करने वाला कुछ कंसिडरेशन दे दे। मतलब अब देखिए, दोनों एक ही ट्रांजेक्शन है। जैसे आप कहिए कि मैं अपना खेत आपको बेच रहा हूं, इतने में बेच रहा हूं, दूसरा कहे मैं आपका खेत इतने में ले रहा हूं, तो आपने प्रपोज किया है तो आप प्रपोजल होंगे, प्रॉमिसर होंगे। लेकिन अगर दूसरा आदमी कहता है कि मैं अपना आपका खेत 10,000 रुपए में लेना चाहता हूं, आप यहां पर प्रॉमिसर हुए, दूसरा प्रॉमिसी हुआ, बोथ आर सेम थिंग्स। टेक्निकली दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल ट्रांजैक्शन शुरू कहां से हो रहा है। तो जब कोई प्रॉमिस के बदले में जब तक दूसरा प्रॉमिस नहीं होगा, दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब हुआ कि उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, ये आगे चल गए सेक्शन 2D में कंसिडरेशन कहलाने वाला भी। तो यहां पर सेक्शन 2E की इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो अब यहां ऑफर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के बदले में कुछ कंसिडरेशन हो, कुछ प्रॉमिस हो गया, तब ये एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट होने से केवल तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं गया एग्रीमेंट, क्योंकि मैंने आपको भी आगे बताया है सेक्शन 2F में जो बता रहे हैं आपको कि कंसिडरेशन के बदले में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होना चाहिए एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए क्या है, लड़का कहता है लड़की से मैं तुमसे शादी करूंगा, लड़की कहती है लड़की मैं तुमसे शादी करूंगा। अब ये दोनों प्रॉमिस म्यूचुअल प्रॉमिस हो गए, ठीक है, कुछ कंसिडरेशन होता है, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस में होना चाहिए। तो अब एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, एक्सेप्टेंस केवल से ही एग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि एग्रीमेंट को और मैच्योर होना चाहिए प्रॉमिस में। और जब प्रॉमिस से मैच्योर होकर के दूसरी पार्टी भी ऐसे ही प्रॉमिस करेगी, पहली पार्टी से इसने प्रपोजल दिया गया, तो उसे कहते हैं एग्रीमेंट। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होंगे, ये डिपेंड डिपेंड होगा कि एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल कहां से शुरू हो रहा है, मगर दोनों साइड से एक्शन लेना चाहिए। यही कंडीशन क्लियर की गई है 2E में की गई है। एक चीज और है, सेक्शन 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किया गया, इसको अब नहीं जाएंगे, ये सेक्शन 37 में है, पढ़ लीजिएगा उसको लेकर के। थोड़ा बता दें आपको कि लिखा गया है 2F में, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। तो reciprocal promises का मतलब ये हुआ कि जो कंसिडरेशन है
वो तो हो गया, प्रॉमिस में ही हो गया, सेक्शन 2E में ही हो गया। लेकिन F में जब जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई एग्रीमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी को भी कुछ करना होता है। जैसे मान लिया आपने लेबर इकट्ठा कर लिया, लेबर आया और लेबर एस्टिमेट देके चला गया, बोला भैया कल मैं आऊंगा, कल आप अपना सब सामान चूना और मटेरियल, झाड़ू या जो कूची होती है लेकर आइएगा। अब लेबर आता है, आप पता लगा कि आपका सामान आया नहीं, तो इसका मतलब यह होगा आपने भी उससे कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया था। जब तक वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस पूरा नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। तो 37 का क्वेश्चन है, वहां हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम बेसिस पर आ रहे हैं लेकर के। तो अभी हमने देखा क्या हुआ था, एक प्रपोजल हुआ था, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ था, एक्सेप्टेंस के बाद एक प्रॉमिस बना था। प्रॉमिस जब बन गया था तो जो एक्सेप्टर था उसने भी प्रॉमिस किया था उसको, और अब दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, जिससे एग्रीमेंट बन गया। ये जरूरी है दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करें, ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है दोनों का, एक्सेप्टेंस का भी और ऑफर का भी। अभी डिटेल जब आप देखेंगे चैप्टर्स में तो समझ में आएगा, सेक्शन 7, 8, 9, 10 में। तो यहां हमने आपको जो डेफिनेशन बताई है, 3 चीज दिमाग में रखिएगा। नंबर 1 कि बिना प्रॉमिस के कोई एग्रीमेंट नहीं होता, और बिना ऑफर और एक्सेप्टेंस के कोई प्रॉमिस नहीं होता, और बिना ऑफर के, बिना प्रपोजल के एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस हुआ, एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस बना, प्रॉमिस का मतलब होता है म्यूचुअल प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन गया तो एक दूसरे के लिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो गए, और तभी एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया केवल। अब एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि लीगल हो, ये एग्रीमेंट वाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट वाइड कब होगा? जब इलीगल हो। जब आप देखेंगे सेक्शन 27 से लेकर के 30 तक जो कंडीशन है, वेजर है, और ये अनसर्टेनिटी है, इलीगलिटी है, अगर वो कंडीशन क्वालिफिकेशन दी गई है सेक्शन 23 से लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 23 से लेकर के 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30, ये कंडीशन ऐसी हैं, उनमें ऐसी चीजें की गई हैं जो अगर एग्जिस्ट करती हैं और कोई एग्रीमेंट आप करते हैं तो आपका एग्रीमेंट वायड होगा। ये ध्यान रखिएगा। जब हम डिक्लेयर करेंगे वायड को, तो सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक की कंडीशन को दिमाग में रखेंगे कि वेजर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रेड नहीं होना चाहिए, किसी की लीगल राइट को स्टिफिल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर जो एग्जिस्ट करती हैं सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक, अगर वो कंडीशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वायड होगा। तो एग्रीमेंट हो भी गया, आपने ऑफर का एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के बाद म्यूचुअल प्रॉमिस हो गया। लेकिन अगर रोक लग गई है सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 30 में, जो मैंने बताया भी आपको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वाइड हो गया। अब यहां जो डिफिनीशन मैंने दी थी वाइडेबल की, तो वाइड तो हो गया। वाइडेबल डिफिनीशन क्या हो गई? वाइडेबल का मतलब हुआ अगर फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट डिफिनीशन सेक्शन 30 दी गई है। जब दो पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर पर एक ही तरीके से सोचें, उसे कहते हैं फ्री कंसेंट। कंसेंट कहते हैं इसको। कंसेंट फ्री कब नहीं होगी, ये नहीं कहा गया कंसेंट कब फ्री होगी, बल्कि उल्टा बोला गया जानबूझ करके कि फ्री कंसेंट कब नहीं होगी। फ्री कंसेंट होगी नहीं होगी सेक्शन 14 से लेकर के 20 में। सेक्शन 20 में कंडीशन दी गई है, जब फ्री कंसेंट नहीं कही जाएंगी वहां डिटेल नहीं जाएंगे। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट का हस्र क्या होगा, उसका फेट क्या होगा? उसका फेट वाइडेबल होगा। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वाइडेबल होगा। अगर वो ऑब्जेक्शंस है, वो ऑब्जेक्शंस हैं जो सेक्शन 23 से लेकर के 30 में किए गए हैं, तो एग्रीमेंट वायड होगा। इन दोनों प्रोविजंस को आप दिमाग में रखकर चलेंगे। और अगर जो कंसेंट फ्री नहीं है, तो कंसेंट फ्री ना होने का कोई मतलब तब तक नहीं होगा जब तक कंसेंट को हम इनवैलिडेट न करें।
हमने बताया था आपको कि कोई एग्रीमेंट सेक्शन 2I में अगर फ्री कंसेंट नहीं जबरदस्ती भी ले लिया गया है, शादी जबरदस्ती कर ली गई है, लेकिन पत्नी कहती मैं रहूंगी, तो वैलिड हो गया। तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा होता है, इसीलिए वाइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि वाइड एग्रीमेंट होता है। वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा ही। ये दिन दोनों टर्म को याद रखिएगा तो आगे समझ में आएगा। इसका इम्प्लीकेशन होता है, चलिए इसको अभी नहीं बताते, कंफ्यूज करेंगे आप लेकर के। तो अभी हमने ये देखा कैसे एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट कब वैलिड होगा, कब लीगल होगा, इसी कंडीशन दी गई सेक्शन 10 में, जो मैंने बताया भी आपको। सेक्शन 10 में जो चीजें बताई, सेक्शन 10 में कुछ कंडीशन दी गई हैं कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई एग्रीमेंट लीगल नहीं होगा, वो इनफोर्सेबल नहीं होगा। तो सेक्शन 10 में कहा गया है व्हेन एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल, सेक्शन 10 में कहा गया है, यही लिखा गया है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्यों लिखा गया होता? इसका अर्थ यह हुआ कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो सेक्शन 10 को क्वालिफाई करेंगे, सेक्शन 10 की कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे। तो सेक्शन 10 में क्या कहा गया है? सेक्शन 10 में यही लिखा गया है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो पहला क्या फ्री कंसेंट है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर ना हो और अनसाउंड माइंड ना हो। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, जो म्यूचुअल प्रॉमिस, जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया गया है, प्रॉमिस के बदले में जो प्रॉमिस किया गया है वो इलीगल ना हो। जैसे आपने कहा अपनी जमीन में आपको दूंगा, या आपने कहा कि आपकी जमीन में 10,000 रुपए में खरीदूंगा, तो वो जमीन कैसी होनी चाहिए? वो फ्री होल्ड होनी चाहिए, कब्जा की गई जमीन नहीं होनी चाहिए, उसकी आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, तभी तो कंसिडरेशन लॉफुल होगा। या मान लीजिए जमीन आपकी सही है, लेकिन जो पैसा दे रहा है दूसरा आदमी वो स्मगलिंग में पैसा दे रहा है, तो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ। तो कंसिडरेशन जो दिया जाए वो फिर लॉफुल होना चाहिए। या आपने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आप बी का मर्डर कर दो, तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन हुआ? नहीं, क्योंकि मर्डर इज अ क्राइम। तो इस तरह के जो कंसिडरेशंस होते हैं, दैट शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 गुड फेथ में होना चाहिए, किसी को फ्रॉड करने के लिए न दिया गया हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वही ऑब्जेक्ट जो सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 30 में न रोके गए हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 से लेकर के 30 में ऑब्स्ट्रक्ट किए गए हैं, प्रोहिबिट किए गए हैं, तो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता, ऑब्जेक्ट फ्रॉड करने का नहीं होता, ऑब्जेक्ट किसी की जमीन कब्जाने का नहीं होता। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर है और लिखा गया आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। अब इसका मतलब यह हुआ कि नॉट एक्सप्रेसली इनफोर्सेबल डिक्लेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। अब एक्सप्रेसली डिक्लेयर कौन सा कर रहा है? सेक्शन कर रहा है, सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक कर रहा है, एक्सप्रेसली है वाइड। हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर आप ये कंडीशन होंगी तो आपका एग्रीमेंट हमेशा वाइड होगा। इसके अलावा विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, इनमें जो डिक्लेयर नहीं भी किया गया है वो भी अगर अनलॉफुल है, सरकार कोई लॉ बनाती है कि आप नक्शा पास कराएंगे नगर महापालिका से, जो नक्शा पास करा आपकी जमीन स्टेट लैंड है मान लीजिए, बेच देते हैं, ये भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। देखिए पुराने टाइम में क्या हुआ, जो बड़े बड़े जमींदार थे, राजा महाराजा, जमीनें स्टेट लैंड दी गई थी, वो सारी प्लाटिंग करके लोग बेच रहे हैं, स्टेट लैंड पे कब्जा करके बेच रहे हैं और बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। तो जो पैसा आपने लिया है, बिल्डर ने लिया है या जिसने खरीदा है, वो सफर कर रहा है। तो कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो एग्रीमेंट वो वाइड होगा, वाइडेबल नहीं होगा। वाइडेबल केवल कंडीशन तब होगी जब सेक्शन 14 से लेकर के कोएर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑन वन पार्टी है, तब तो वाइडेबल हो सकता है। अदरवाइज वाइड, अगर कोई लॉ डिक्लेयर करता है किसी ट्रांजेक्शन को वाइड, जो सरकार ने कहा कि दारू का ठेका आज से नहीं मिलेगा किसी को, शराबबंदी हो गई है, तो शराबबंदी के बाद भी आप शराब का बिजनेस कर रहे हैं तो वाइड हो गया, क्योंकि लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रह गया शराब बेचना। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और जनरल कैटेगरी है,
और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल, अगर किसी एक्ट को, किसी ट्रांजैक्शन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है या वाइड डिक्लेयर कर दिया गया है, स्पेसिफिकली जो वाइड डिक्लेयर किया गया है स्पेसिफिकली सेक्शन 23 से लेकर के 30 तक में। तो अब देखिए सेक्शन 23 से 30 में डिक्लेयर किया गया वाइड, नॉट अनलॉफुल। तो अगर अनलॉफुल कोई एग्रीमेंट, जैसा मैंने कह दिया कि आपने कहा कि तो उस घर में चोरी करके ले आओ, तुमको उसमें आधा माल दे देंगे, तो अनलॉफुल हो गया, क्योंकि चोरी करना भी अपराध है इंडियन पिनल कोड में। या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में घूस देना लेना अपराध है, घूस देकर कोई काम करा लिया है, तो ऐसे में अनलॉफुल हो गया है। तो अनलॉफुल में जो डीलिंग हो तो वाइड हो ही गई, साथ साथ पनिशेबल भी है, आपको पनिशमेंट मिलेगा बिकॉज यू हैव वायलेटेड द लॉ, चाहे दो पार्टी करें चाहे एक पार्टी करें। लेकिन जो सेक्शन 23 से लेकर के 30 में दिया गया है उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो केवल ट्रांजैक्शन वाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट अनसर्टेन है या एग्रीमेंट में कोई कंसेशन अनलॉफुल है, तो केवल वाइड होगा, पनिशेबल नहीं होगा। और ये बेसिक डिफरेंस है वाइड एंड अनलॉफुलनेस में। अगर अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है बाय लॉ तो पनिशेबल भी है, वाइड तो होगा ही। लेकिन अगर वाइड डिक्लेयर किया गया है सीधे सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 23 से लेकर के 30 में, तो केवल वाइड होगा, वाइड मीन्स इन्फोर्सेबल नहीं होगा, कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगा। और जो इन्फोर्स नहीं करेगा तो उस एग्रीमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उसमें जमीन ट्रांसफर हो गई है, कोई सामान दे दिया गया है, वो भी दूसरी पार्टी को लौटाना होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वाइड हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं रह गया। जब इन्फोर्सेबल 2S में नहीं रह गया तो एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। मैं इतना मतलब आपको सिर्फ बताना चाह रहा था, फिर दूसरे दिन किसी डिस्कस करेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस लेकर के। थैंक यू।